अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर 11 साल बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुनने का फैसला कर लिया है और अगले हफ्ते से इसकी बाकायदा समाअत होगी और इस पर यकीनन एक लार्जर बेंच बैठेगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये रेफरेंस 11 साल पहले आसिफ अली जरदारी जब सदर थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था, लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक चीफ जस्टिस जितने भी आए हैं वो जस्टिस मुनीर की कापी थे, तो उन्होंने उसको छुपा कर रखा हुआ था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने भी बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि इस केस को जल्द सुना जाए, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज काजी फैज़ ईसा ने बिलाखिर उसको केस को उठा लिया है और अगले हफ्ते से इस केस की समाअत होगी और उम्मीद यही की जा रही है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खून से इंसाफ किया जाएगा, जो 4 अप्रैल 1979 को फांसी चढ़ा दिए गए थे एक ऐसे कत्ल में जो उन्होंने किया ही नहीं, जिस पर उनका कोई बराह रास्त हुक्मनामा नहीं, न कोई बात थी, लेकिन क्योंकि उसको सज़ा देनी थी, उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक और दीगर 4 जजों ने इस पर जो है सज़ाए मौत को बरकरार रखा और 3 जजेस ने, जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जजेस थे, उन्होंने इस केस के अगेंस्ट फैसला दिया था और लेकिन उसके बावजूद भी इसको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। तो अब इस केस का जो है फैसला होने जा रहा है और उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ होगा। जो यहाँ कमी होता है लेकिन देर से ही, लेकिन इस केस की समाअत शुरू होने जा रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद आते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज चौधरी शुजात हुसैन से मिलने उनकी रहायशगाह पर गए हैं। ये नवाज शरीफ बलूचिस्तान के बाद फिर अब पहली बार लाहौर में इनसे मिलने गए हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ उनसे मिलते हैं या नहीं, लेकिन जहाँ तक मालूम है और लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान इंतखाबात से कबल मुलाकात मुमकिन नहीं है। अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद ही इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट यही है कि इंतखाबात तक इन दोनों के दरमियान दो बदू लड़ाई होगी, जिसका नतीजा फिर आगे जाकर इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा कल जो है अदद कि में निकाह का इमरान खान और बुशरा बीबी का केस था। 3 गवाह तो उसमें पहले निपटा दिए गए। एक चौथा गवाह कल पेश किया गया जो बुशरा बीबी और खावर मानिका का मुलाजिम है, और उसने जो बयान दिया है उसको मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। वो बयान इंतहाई बिलो द बेल्ट है और उसमें जो चीज़ें बयान की गई हैं वो तकरीबन अखबारात में और टीवी पर आ चुकी हैं। तो ऐसे घटिया काम में और ऐसी घटिया चीज़ों में मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, लेकिन उन लोगों से ज़रूर ये सवाल करूँगा जो प्रोजेक्ट इमरान खान के खालिक थे, कि जब उनको सारी चीज़ का मालूम था, एजेंसियों को सब चीज़ का पता था कि इसका किरदार क्या है, ये क्या करता है और वज़ीर-ए-आज़म बनने तक ये नशा कर रहा है, तो ऐसे शख्स को आपने इस मुल्क पर क्यों मुसल्लत किया? क्यों पाकिस्तान का सत्यानाश कराया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच गया? इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन से वो अवामिल हैं? इस पर एक कमीशन बनना चाहिए, जिस तरह हमीद रहमान कमीशन बना था मशरिकी पाकिस्तान पर। ये भी मशरिकी पाकिस्तान से कम सानिया नहीं है, क्योंकि अगर इसे मज़ीद 6 माह से 8 माह और मिल जाते तो फिर मशरिकी पाकिस्तान को आप भूल जाते, बल्कि पाकिस्तान को ही आप भूल जाते। इतनी सूरत हाल थी और अल्लाह ने उस सूरत हाल से निकाला है। तो अब उन लोगों से सवाल ज़रूर बनता है जो उसको लाए हैं, इसके जो किरदार से, इसकी हर चीज़ से, सुबह शाम की मूवमेंट से, सब चीज़ों से मालूम थे और सारी वीडियोज़ ऑडियोज़ उनके पास मौजूद थी। तो उसके बावजूद ऐसे शख्स को इक़्तिदार में क्यों लाया गया? सिर्फ़ अपने मुफाद के लिए कि एक ऐसे शख्स को हम लाएंगे जिसको कठपुतली की तरह चलाएंगे और फिर हम अपने मुफाद उठाते रहेंगे। लेकिन 3 सालों में ही ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि इनको भी खुद याद आ गया कि ये तो मज़ीद रहा तो ये तो पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा, और इसको फिर वहाँ से हटाना पड़ गया। तो ये है इस अलमिए का दूसरा हिस्सा।
दूसरा रुख जो हर एक आदमी को, हर एक शख्स को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो जो बड़ी लेबॉर्ट्री बनी हुई है, जिसमें हर 5 साल के बाद एक नया तजुर्बा किया जाता है, जिसकी तबाही का फिर इंतज़ार किया जाता है। और इस ऐसे तजुर्बे करने के लिए बहुत से लोगों को रास्ते से भी हटाना पड़ता है। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, जिस तरह लियाकत अली ख़ान को रास्ते से हटाया गया, जिस तरह फ़ातिमा जना को रास्ते से हटाया गया, जिस तरह शेख मुजीब को मशरक़ी पाकिस्तान बनाकर उसे रास्ते से हटाया गया, जिस तरह फिर बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया और उसके बदले में जो खला पैदा हुआ, उस खला को पुर करने के लिए पीटीआई को सामने लाया गया। क्योंकि पीपल्स पार्टी में उस वक्त कोई लीडरशिप नहीं थी। आसिफ ज़रदारी में एक ड्राइंग रूम के सियासतदान वाली तो खूबियाँ मौजूद हैं, जोड़ तोड़ का तो वो माहिर है, लेकिन एक अवामी सियासत, अवामी तर्ज सियासत करना एक अलग बात है, जो उसमें आसिफ अली ज़रदारी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो ये थी वो सूरत हाल। उसके बाद पीटीआई की जो इंतखाबात हुए, पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उस पर बड़ी ले देर हो रही है और उनको बड़ा कंट्रावर्सी मिल रही है। और उसकी पार्टी के रहनुमा अकबर एस बाबर, जो इनके बागी रहनुमा हैं, उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर की और फिर इस पर इलेक्शन कमीशन ने अब नोटिस जारी कर दिए हैं। और इस पर क्या फ़ैसला होगा, लगे सारा है कि इमरान खान, और इस पर जो है फ़ैसला भी शायद महफूज कर लिया गया है कि भला इमरान खान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लगे सारा है कि भला इमरान खान और से दूर चला जाएगा पीटीआई से। इमरान खान तो पहले ही दूर चले गए हैं, लेकिन अब उनका भला भी पीटीआई से दूर चला जाएगा। उसकी जगह कोई और निशान ले लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, निशानों तो आते जाते रहते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इंतखाबी निशान तलवार हमेशा के लिए छीन लिया गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो इंतखाबी जो होते हैं निशानात, उनमें से निशान ही गायब कर दिया गया कि ये निशान जो दहशतगर्दी की अलामत है, इसलिए इसको शामिल नहीं करते। तो तलवार को हटाकर ये समझा गया कि शायद पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने तीर के साथ इनका मुकाबला किया और ये मुकाबला आज तक जारी है। तो ये चीज़ें, किसी का निशान हटाकर, किसी की तस्वीर हटाकर कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरह भुट्टो साहब का नाम लेना, उनकी तस्वीर लगाना, बल्कि अखबारात में उनकी तस्वीर तक शाया करने पर पाबंदी थी। और तो और अगर उनके नाम से कोई बात भी शाया हो जाए तो उसको भी सेंसर किया जाता था। सारी सेंसरशिप, शदीद तरीन सेंसरशिप होती थी मार्शल लॉ के दौर में, जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लेना भी बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ इन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। इधर जो नए बच्चे उस ज़माने में पैदा हो रहे थे, उन सब का नाम जुल्फ़िकार अली रख दिया गया। तो यूँ इस चीज़ों से किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। किसी भी शख्सियत को या किसी भी पार्टी को ख़त्म करने का बेहतरीन ज़रिया बैलेट पेपर होता है, इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात के ज़रिए आप उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह के इंतखाबात होते हैं और जिस तरह की रिज़ल्ट्स अनाउंस होती हैं, तो वो हैरानकुन होती हैं कि जिस तरह मुशर्रफ के दौर में इंतखाबात हुए तो एमएमए को इस तरह जिताया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं भी मिलती, क्योंकि मौलवियों की उस वक्त ज़रूरत थी हुकूमत को। तो केपी में जमात इस्लामी और जेयूआई को ऐसे ऐसे लोग जो मदरसे के थे, मुलाजिम थे, और जिनको पता ही नहीं था, उन्होंने फार्म भर के घर सो रहे थे, सबको पता चला कि वो एमएनए बन गए। यही हाल 2018 में हुआ। पीटीआई के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जीतने की तो क्या, उनकी ज़मानत ज़ब्त होनी थी, लेकिन वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए, सूबाई असम्बली के मेंबर बन गए। और ये कहानी चलती रहती है। 1990 में भी इस तरह झल्लू फेरा गया था, जब गुलाम मुस्तफा जतोई निगरान वज़ीर आज़म था। पूरे मुल्क में धांधली कर पीपल्स पार्टी को सिर्फ 35 सीटों तक महदूद कर दिया गया था, और सारी मुस्लिम लीग और उस जो ज़माने की बनी हुई आईजीआई को ताकत देकर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाया गया था। ये पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान के जो शब व रोज़ हैं, तो उन पर ये बयां जारी रहेगा। आज भी जारी है, अगला आगे भी जारी रहेगा। लेकिन एडवाइस यही है, सब लोगों को भी एडवाइस मैंने पहले भी की है, वो इस तरह की है कि सियासी जमायतों के अपने मसाइल हैं, अपनी चीज़ें, लेकिन उनमें उलझने के साथ, एक दूसरे के साथ लड़ने, अपने घर बर्बाद करने से बचें। सियासतदानों को छोड़ दें, वो जो कर रहे हैं उनसे मज़ा लें, टीवी पर बैठकर उनके मज़े लें और उनकी तकारीर सुने। एक दूसरे को गालम गलूच के जो कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ, उनको देखें और सुने, एंजॉय करें, लेकिन
किसी भी पार्टी के लिए सीरियस होकर दूसरे शख्स को जो बुरा भला न कहें। ये मेरी एडवाइस है आप सब लोगों को। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।